जय हिंद। आप देख रहे हैं विजार्ड ऑफ नॉलेज और आपने टाइटल और थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा वीडियो पे। तो आप जानते ही होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक शानदार अध्याय मराठा साम्राज्य की। वीरता, रणनीति और स्वतंत्रता की अनोखी मिसाल जिसने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने शक्ति, साहस और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। मुगलों की कट्टरपंथी नीतियां और भारतीयों पे अत्याचार के खिलाफ जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कमान संभाली और मुगलों के पतन को सुनिश्चित किया। ये साम्राज्य शुरुआती तौर में इंडिया के लगभग इतने ही हिस्सों पर फैला हुआ था। फिर वहां से शिवाजी महाराज और बाकी सभी के प्रयासों से अधिकांश इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना परचम लहराया। तो इतिहास के पन्नों से निकलकर एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित भी करेगी और आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी दिलाएगी। तो चलते हैं हम इस साम्राज्य के गौरवशाली सफर पे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होकर कैसे भारत की ताकत का प्रतीक बना और कैसे एक छोटे से राज्य ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सब चीजों को जानेंगे जो कि भारत के सारे परीक्षाओं को कवर करेगा जिसमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ। मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसका विस्तार बॉम्बे, पुणे, कोंकण, खानदेश, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स तक था और राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत को मराठों का पूर्वज माना जाता है। ये साम्राज्य 17वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरा और 18वीं शताब्दी तक ये भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर हावी था। इस साम्राज्य की स्थापना उस समय के डेक्कन वाले क्षेत्र के अराजकता और कुशासन के रिस्पॉन्स में हुई थी और ये तभी हुआ जब मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मराठा साम्राज्य ने जो सदियों से प्रोग्रेसिवली जो बढ़ते हुए मुस्लिम पॉलिटिकल डोमिनेंस था पूरे महाद्वीप में, उसको उलट दिया। महाराष्ट्र साइड के पर्वतीय क्षेत्र और घने वन मराठों को एक बहादुर सोल्जर्स बनने और गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाने में मदद की और इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स यानी किले बनवाए थे माउंटेन पे, मतलब पर्वतों को अच्छे से यूटिलाइज किया था इन्होंने। भारतीय उपमहाद्वीप से मुगलों का जो वर्चस्व था उसका खत्म करने का ज्यादातर क्रेडिट मराठों को ही जाता है। अब अगर साम्राज्य कोई खड़ा करना है तो लोगों के बीच एकता भी अच्छे से होनी चाहिए। तो लोगों में धार्मिक एकता की जो भावना थी वो पैदा करने में जो चीज मदद की वो थी भक्ति मूवमेंट, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब पढ़ते ही हैं। तो रामदास, वमन पंडित, तुकाराम और एकनाथ जैसे धार्मिक लीडर्स के इन्फ्लुएंस में भक्ति आंदोलन का जो प्रसार हुआ वो मराठों के बीच धार्मिक एकता पैदा किया और मच नीडेड राजनीतिक एकता का संचार शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया। जब औरंगजेब की कट्टरपंथी जो नीति थी वो अपने चरम पे थी और वो मास लेवल पे कन्वर्जन करना, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना और मुस्लिम शासन का विस्तार करना इत्यादि कार्य कर रहा था, तब मराठों ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया और औरंगजेब के जो बुरे इरादे थे उसको सफल नहीं होने दिया। उन लोगों ने स्वराज के लिए लड़ाई छेड़ी और भारतीय
उपमहाद्वीप पे हिंदू स्वराज का विस्तार किया। साम्राज्य स्थापित करने से पहले मराठास जो है वो बीजापुर और अहमदनगर के दक्कन सल्तनत के दरबार में महत्वपूर्ण पद पे आसीन थे और एक शक्तिशाली मराठा राज्य खड़ा करने का क्रेडिट शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी भोसले को जाता है। तो आइए, लिटरल सेंस में कहीं आना नहीं है, बस अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। और अब हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों का उदय के बारे में। तो शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था, ऐसा कुछ किताबें कहती है। पर जो महाराष्ट्र का राज्य सरकार है उसके द्वारा जो आधिकारिक डेट ऑफ बर्थ यानी उनके डाटा के अनुसार जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट जो पुणे के नजदीक है उसमें हुई थी। उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। उनके गार्जियन कम गुरु थे दादोजी कोंडदेव, यानी उनके जीवन पे दादोजी कोंडदेव का बहुत प्रभाव था और उनके आध्यात्मिक टीचर थे गुरु रामदास। शिवाजी महाराज के पिताजी अहमदनगर के शासक के अंडर काम किया करते थे, पर जब अहमदनगर पे मुगलों के द्वारा कब्जा कर लिया गया तब शाहजी भोसले बीजापुर के रूलर्स के अंडर काम करने लगे और उस टाइम पे उनके पास पुणे की जागीरदारी भी थी और शिवाजी को पुणे की जागीर उनके पापा से 1637 ईस्वी में मिली, पर कोंडदेव के संरक्षण में। और कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूरी कमान खुद के हाथों में ली। शिवाजी ने अपने सैन्य उत्साह का परिचय या प्रदर्शन कह लो पहली बार 1645 में दिया, जब किशोर अवस्था में ही उन्होंने तोरना फोर्ट पे अपना कब्जा जमाया। ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिवाजी ने पहला फोर्ट कौन सा जीता था। फिर कोंडन फोर्ट और रायगढ़ फोर्ट जो कि बीजापुर रूलर्स के अंडर थी उस पे भी अपना झंडा गाड़ा। फिर 1656 में शिवाजी ने जावली को कॉन्कर किया और ये जीत उन्हें मावाला एरिया का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बना दिया। फिर 1657 में उन्होंने बीजापुर किंगडम पे आक्रमण किया और कोंकण क्षेत्र के बहुत सारे किलों पे कब्जा किया। अब इससे बीजापुर का सुल्तान बौखला गया कि एक युवा कैसे इसके साम्राज्य के इतने सारे किलों पे इतनी आसानी से कब्जा कर ले रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो 1659 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने कमांडर अफजल खान को शिवाजी महाराज से लड़ने भेजा और इस बैटल को हम लोग बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं, जो कि सतारा के शहर के नजदीक लड़ा गया था। शिवाजी ने अफजल खान को इस युद्ध में मार गिराया और इसने हिंदवी स्वराज की स्थापना की नींव रखी। एक महान विद्वान थे कवि भूषण करके, जो कि शिवाजी के दरबार में थे और इससे पहले वो बुंदेल रूलर छत्रसल के दरबारी कवि थे। इनकी शिवाजी के लिए एक रचना सुप्रसिद्ध है। उसके वर्डिंग्स कुछ इस प्रकार हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नागरन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। इसका भावार्थ आप गूगल बाबा से पूछ लेना, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे शिवाजी कम उम्र से ही अपने जाबाजी का परिचय दे रहे थे। अब हम लोग उनका मुगल्स के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटे से साम्राज्य होने के बावजूद उन्होंने मुगल्स को नाक में दम कर दिया था। शिवाजी की शक्तियां लगातार बढ़ रही थी और वो अपने वीरता का परचम लहराते जा रहे थे। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान, जो कि दक्कन का गवर्नर और उसका मामा भी था,
उसको नियुक्त किया शिवाजी के बढ़ते हुए पावर को रोकने के लिए। 1660 में शाइस्ता खान ने पूना पे अपना कब्जा जमाया और उसे अपना हेड क्वार्टर बनाया। लेकिन शिवाजी भी लाइक हलवा समझा है क्या, इतनी आसानी से मेरी टेरिटरी में घुस जाओगे। और उन्होंने 1663 में शाइस्ता खान के खिलाफ एक बहुत ही साहसिक हमला किया और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दिया और शाइस्ता खान डर के भाग गया। फिर 1664 में शिवाजी ने मुगल के पोर्ट सूरत पे आक्रमण किया और उसे लूटा। फिर अहमदनगर के साथ भी सेम सुलूक किया। औरंगजेब के लगभग 35 किलो पे अपना कब्जा जमाया। फिर औरंगजेब ने अंबेर के राजा जय सिंह को नियुक्त किया मराठा पावर को रोकने के लिए और 1665 में पुरंदर की ट्रीटी यानी संधि हुई, जिसके तहत 35 फोर्ट्स जो शिवाजी ने जीते थे उसमें से 23 लौटाने थे और इसके बदले मुगल्स उन पार्ट्स पे शिवाजी के शासन करने के अधिकार को रिकॉग्निशन देगा। और इसी ट्रीटी के तहत 1665 में ही शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। अब औरंगजेब उनसे जीत तो पा नहीं रहा था, तो उसने शिवाजी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज बड़े चालाकी से अपना वेश बदलकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। फिर मुगल्स ने बरार की जागीर जो कि शिवाजी के बेटे संभाजी को दी थी वो वापस ले ली। फिर क्या था, शिवाजी महाराज ने बदले में अटैक किया और बहुत सारे टेरिटरीज मुगल से छुड़ाए, वो भी सिर्फ 4 महीने के छोटे से समय में। उसके बाद 1670 में उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा और अगले 4 सालों में सारे फोर्ट्स जिसमें पुरंदर भी शामिल था उसे रिकवर किया और मुगल के टेरिटरी में अंदर तक इनरोड्स किए, खासकर बरार और खानदेश में। 1670 में ही सिंहगढ़ का युद्ध हुआ था, पर शिवाजी ने उसमें भाग नहीं लिया। उनके कमांडर तानाजी मलुसारे ने युद्ध का नेतृत्व किया था उदय भान राठौर के खिलाफ, जो कि मुगल आर्मी चीफ जय सिंह के अंडर में फोर्ट की पड़ा। सिंहगढ़ फोर्ट को डिफेंड करते करते तानाजी की मृत्यु हो गई। फिर 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ किले पे गंगा भटिया विशेश्वर कह लो उनके द्वारा अपना राज तिलक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने गए। और उनके कौशल के कारण ये सिर्फ एक नाम नहीं ब्रांड बन गया और करोड़ों लोगों के दिलों में घर कर गया। उन्होंने और भी उपाधियां धारण की, जैसे हैंदवा धर्मोद्धारक मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, सकाकर्ता, क्षत्रिय कुलवंश इत्यादि। 1676 में उन्होंने कर्नेटिक रीजन में एक्सपेडिशन को लीड किया और जिंजी और वेलोर पे कब्जा किए और 1679 में शिवाजी महाराज ने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी, जिसे हम लोग बैटल ऑफ संगमनेर के नाम से भी जानते हैं। और ये लड़ाई मुगल साम्राज्य के ही खिलाफ था। शिवाजी महाराज अपने वार मूवमेंट में गुरेला नीति और चापमार स्टाइल यूज किया करते थे। शिवाजी महाराज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू स्वराज एस्टेब्लिश करना चाहते थे और वो इसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। औरंगजेब जो था वो शिवाजी महाराज को रोकने के लिए कभी भी सफल नहीं हुआ और उसने 1679 में फिर से जजिया टैक्स इम्पोज कर दिया और इसको अपोज करने वाले इकलौते शासक थे शिवाजी महाराज। और अंत में हार मानकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी। और कहते हैं ना, कोई भी कहानी हो चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, एक न एक दिन खत्म होती ही है। तो शिवाजी महाराज ने 1680 में रायगढ़ पे अपनी आखिरी सांस ली और जो मराठा साम्राज्य को उन्होंने एस्टेब्लिश किया उसने 150 सालों तक
भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना वर्चस्व बनाए रखा, मुगलों को खुल के अपोज किया और हिंदुओं की रक्षा की। साथ ही साथ बीजापुर के मुस्लिम सुल्तान से लेकर साउथ ईस्ट तक हिंदुओं के फ्रीडम का भी क्रेडिट शिवाजी महाराज को ही जाता है। अब बात ऐसी है कि बहुत से लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उनसे वीडियो के लास्ट तक टिका ही नहीं जाता। वो अलग बात है कि ये कहीं भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। इसीलिए अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज के समय पे जो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बाद में हम लोग शिवाजी महाराज के बाद जो रूलर्स थे और पेशवा थे उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मराठा साम्राज्य का जो केंद्रीय प्रशासन था वो शिवाजी के द्वारा ही चालू कर दिया गया था और उनके ज्यादातर जो प्रशासनिक सुधार थे वो मलिक अंबर से इंस्पायर थे। उसमें राजा यानी छत्रपति सर्वोच्च हेड होता था और उसको असिस्ट करने के लिए 8 मंत्री हुआ करते थे, जिसको संयुक्त रूप से अष्ट प्रधान कहा जाता था। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के समय अष्ट दिग्गज था और शिवाजी के समय अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान में जो 8 मंत्री थे उसमें से एक था पेशवा। ये छत्रपति के बाद दूसरा सबसे पावरफुल पोस्ट हुआ करता था, जो एडवाइजरी काउंसिल का हेड था यानी ओवरऑल प्रशासन का इंचार्ज था। अगला था सारे ए नौबत या सेनापति। ये मुख्य सेनापति होते थे जो आर्मी मेंटेन करते थे और एक्सपेडिशन को लीड किया करते थे। फिर था सुमंत या दाबीर। ये विदेश सचिव हुआ करता था जो राजा को फॉरेन रिलेशन, युद्ध, शांति इत्यादि विषयों पे सलाह दिया करता था। चौथा था मजूमदार या अमात्य। ये फाइनेंस मिनिस्टर था जो कि राज्य के रेवेन्यू और खर्च इत्यादि के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसको आप अकाउंटेंट भी बोल सकते हो। पांचवा था सुरुनविस या चिटनिस। ये राजा को असिस्ट करता था और रॉयल पत्राचार्य डिपार्टमेंट का हेड था। और अगला था वाकिया नविस। इसको आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोल लो, गुप्तचर बोल लो या नेगोशिएशन मिनिस्टर बोल लो। और ये पर्सनल और फैमिली अफेयर्स के लिए भी जिम्मेदार हुआ करता था और राजा के जो षड्यंत्र उनके खिलाफ होते थे उसके लिए गार्ड भी करता था। और 7वें नंबर यानी थाला फॉर अ रीजन पे है पंडित राव। ये धार्मिक विभाग का हेड हुआ करता था। और 8वां और आखिरी है न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। और शिवाजी महाराज ने इसमें से किसी भी पोस्ट को वंशानुगत नहीं किया था, यानी राजा का ही बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। अब देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय प्रशासन। तो इस साम्राज्य को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया था जिसे प्रांत कहते थे और इसका इंचार्ज सूबेदार को बनाया गया था और सूबेदार के काम को कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए सर सूबेदार हुआ करता था। फिर हर एक प्रोविंस को टरफ यानी डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था और इसको हवलदार कंट्रोल करता था। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट यानी टरफ को आगे परगना में डिवाइड किया गया था और इसके इंचार्ज थे देशपांडे जो कि अकाउंट और रिकॉर्ड को देखते थे और देशमुख जो कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा इकाई था विलेज जिसको मौजास बोलते थे और इसको कुलकर्णी और पाटिल के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसको हम लोग एक जगह पे टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो एम्पायर को प्रोविंस में बांटा गया था, जिसको सूबेदार कंट्रोल करता था और सूबेदार को सर सूबेदार सुपरवाइज करता था। प्रोविंस के अंदर था टर्फ यानी डिस्ट्रिक्ट और इसको कंट्रोल करने के लिए हवलदार नाम का पोस्ट बनाया गया था। फिर टर्फ को परगना यानी सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था, जिसको देशपांडे और देशमुख के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। देशपांडे अकाउंट और रिकॉर्ड के लिए और देशमुख लॉ एंड ऑर्डर के लिए। याद रखने के लिए इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि तुषार देशपांडे आईपीएल में बहुत रन खाता है तो उसके रनों का रिकॉर्ड बन गया उसके खाते में, और रितेश देशमुख के पिताजी पहले महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, तो देशमुख हो गए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और आखिरी इकाई है मौजास यानी विलेज, जिसमें अकाउंट और रिकॉर्ड के लिए कुलकर्णी को रखा गया था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पाटिल को रखा गया था। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखते होंगे तो उसमें पाटिल नाम का एक पुलिस वाला है, तो आप उससे याद कर सकते हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। अब देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी के समय जो राजस्व सिस्टम था वो मलिक अंबर के काठी सिस्टम पे ही आधारित था, जिसमें हर एक लैंड के टुकड़े को रॉड यानी काठी से मेजर किया जाता था। जमीन को 3 भागों में बांटा गया था, एक पैडी फील्ड, दूसरा गार्डन लैंड और तीसरा हिली ट्रैक्ट्स, और इन्होंने अपने खुद के रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट किए थे जिसको करकुन्स बोलते थे। शिवाजी महाराज ने जागीरदारी सिस्टम को हटाकर रैयतवारी सिस्टम लाया था, जिसके तहत सरकार का किसान या रैयत बोल लो उसके साथ सीधा संवाद होता था। उसमें मिसरदार्स यानी ऐसे लोग जिनके पास इनहेरिटेड लैंड राइट्स है वो शिवाजी के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में हुआ करते थे। तब राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो था चौथ और सरदेशमुखी। चौथ टैक्स के अंतर्गत लैंड रेवेन्यू का 1/4 देना पड़ता था शिवाजी के फोर्सेज से रक्षा करने के लिए, और ये मुगल साम्राज्य के नेबरिंग टेरिटरीज से वसूला जाता था, और इसको देने से बाहरी थ्रेट से उनको मिलिट्री असिस्टेंस भी दी जाती थी। और सरदेशमुखी एक एडिशनल टैक्स था जो 10% था, वो वैसे लैंड पे लिया जाता था जो हिस्सा तो मुगल एम्पायर का था पर उस पे मराठाज अपने हेरिडेटरी अधिकार क्लेम करते थे। अब बारी है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। तो शिवाजी महाराज एक मिलिट्री जीनियस थे और उनकी आर्मी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थी। जो रेगुलर आर्मी होती थी उसको पागा बोलते थे, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार कैवेलरी हुआ करती थी और उसको हवलदार के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था, जिसको फिक्स सैलरी मिलती थी। इसमें कैवेलरी का जो लोएस्ट हेड होता था उसको नाइक बोलते थे, और मराठा कैवेलरी में 2 डिवीजन हुआ करती थी, बारगिर्स और सिलाहदार्स। बारगिर्स को राज्य के द्वारा रखा और पे किया जाता था, इसे आप परमानेंट कैवेलरी भी बोल सकते हैं, और सिलाहदार्स नोबल या उच्च लोगों के द्वारा मेंटेन किया जाता था जो जरूरत पड़ने पर यूज होती थी, इसे टेम्पोररी कैवेलरी भी कहा जा सकता है। शिवाजी जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे उसको कैश में पेमेंट किया करते थे, और जो हेड होते थे उनको उसके साथ सरंजम भी मिलता था। अपने कार्यकाल के खत्म होते होते शिवाजी के पास लगभग 250 किले थे। उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स ऐसे सीखी तो मलिक अंबर से थी, पर उन्होंने उसमें मास्टरी हासिल की। शिवाजी महाराज पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने नौसेना यानी नेवी के जरूरत को एक्नॉलेज किया और कोंकण तट पे नेवल फ्लीट भी एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने कर्नाटका के कोलावा में भी नेवी फॉर्म की थी
और जिस समय पे यूरोपीय शक्तियां समुद्रों पे कंट्रोल किया करती थी, उस समय शिवाजी महाराज के एक आत्मनिर्भर नेवी का फॉर्मेशन किया और इसी वजह से उन्हें भारतीय नौसेना का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे शिवाजी के बाद के इंपेरर्स। तो शिवाजी की दो पत्नियां साईबाई और सोयराबाई, उनसे उनके बेटे थे संभाजी जो कि साईबाई से थे और राजा राम सोयराबाई से। ये दोनों आगे चलकर छत्रपति बने थे और राजा राम की पत्नी थी ताराबाई और हम लोग सिर्फ इन्हीं की पत्नी को इसलिए देख रहे हैं कि इन्होंने प्रोटेक्टर के तौर पे शासन किया। फिर संभाजी के पुत्र साहू जी और राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकंड, ये सब लोग छत्रपति बने थे शिवाजी के बाद। फिर साहू जी के बाद पेशवा का शासन स्टार्ट हो गया था। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव वन, फिर नारायण राव, फिर माधवराव सेकंड और बाजीराव सेकंड। तो अब एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संभाजी महाराज को। इनका कार्यकाल 1680 से लेकर 1689 तक था। ये शिवाजी के बड़े बेटे थे उनकी पत्नी साईबाई से और इनका जन्म पुरंदर फोर्ट पे हुआ था। इन्होंने राजा राम को, जो शिवाजी के छोटे बेटे थे, उनको उत्तराधिकारी के लड़ाई में हराया था। संभाजी के अंडर मराठा जो सैनिक थे ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे औरंगजेब के खिलाफ, वो भी लगातार 8 सालों तक। और इसी क्रम में औरंगजेब इन सब युद्धों में ही इंगेज रह गया, जिससे बाकी भारत को उसके अत्याचारों से छुटकारा मिला था लंबे समय तक। और संभाजी महाराज का औरंगजेब से नॉन सेटलमेंट की जो नीति थी वो बाकी दूसरे हिंदू किंगडम्स के लिए सेफ्टी वॉल्व के तरह काम किया था। उनको उनकी बहादुरी के कारण छावा कहा जाता था, जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। उन्होंने पोर्तुगीज के खिलाफ भी गोवा में लड़ाई लड़ी थी और उनको हराया था। और संभाजी के असॉल्ट से पुर्तगाली काफी डरे हुए थे और अपने लेटर में कहा था कि संभाजी सबसे पावरफुल व्यक्ति है और उन्होंने इसकी अनुभव स्वयं की है। संभाजी महाराज ने हिंदुओं के लिए एक सेपरेट रिकन्वर्जन डिपार्टमेंट बनाया था, जिनको मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता था, उसको इसमें रिकन्वर्ट करते थे। 1686 में उन्होंने औरंगजेब के विद्रोही बेटे को शरण दी, तो औरंगजेब संभाजी के साले गानोजी सिर्के के मदद से 1689 में संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान में अपनों को धोखा देने का इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ पे भी वही हुआ। औरंगजेब ने संभाजी को कन्वर्ट करने का ऑफर दिया। ऐसा करने पर वो उन्हें आजाद करने का वादा किया, पर संभाजी ने साफ साफ मना कर दिया और हर हर महादेव के नारे लगाए। उन्होंने एक सच्चे जबाज का परिचय देते हुए सर झुकाने से अच्छा सर कटाना उचित समझा। फिर 11 मार्च 1689 को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करके औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। संभाजी महाराज के बाद जो अगले छत्रपति हुए वो थे राजा राम। उनका कार्यकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक चला। इन्होंने मंत्रियों की मदद से रायगढ़ पे गद्दी संभाली। मुगल्स ने जिंजी फोर्ट पे भागने पर मजबूर किया इन्हें, और जब उस पे भी कब्जा हो गया तो वो बाद में सतारा चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब एग्जाम की दृष्टि से इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया था। इन्होंने 2 नए पद, प्रतिनिधि और हुकूमत पन्ना को अष्टप्रधान मंडल में ऐड किया था। उसके बाद 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई शिवाजी सेकंड के अंडर एज होने के कारण उनके प्रोटेक्टर के तौर पे थी, लेकिन 1707 में बहादुर शाह ने साहू जी को रिलीज कर दिया
और इन्होंने ताराबाई को बैटल ऑफ खेड़ में हराकर गद्दी संभाली और 1749 तक शासन किया। इनके कार्यकाल को पेशवा की उन्नति के तौर पे भी देखा जाता है। और उसी लाइन में पहले प्रोमिनेंट फिगर थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने साहू जी को शासक बनने में मदद की। 1719 में साहू जी ने सैयद बंधुओं को असिस्ट किया था फर्रुखसियार को मारने में। साहू जी के बाद कुछ छत्रपति हुए तो जरूर, पर वो सिर्फ नॉमिनल थे। एक्चुअल पावर पेशवाज के हाथ में चली गई। इसीलिए अब हमें देखना है पेशवाज के कार्यकाल को। तो शुरुआती पेशवा जो थे वो छत्रपति के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में वो मराठा पॉलिटिक्स के नंबर 1 पोजीशन पे हुए। और इस कड़ी में पहला नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का, जिनका कार्यकाल 1713 से 1720 तक था। ये पहले पेशवा थे और इन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया और साथ ही इसको मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट बनाया। इनको मराठा साम्राज्य का दूसरा फाउंडर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पे की थी, यानी ये सच में सेल्फ मेड थे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के बेटे के स्कूल में पढ़कर शाहरुख खान की तरह अपने आप को सेल्फ मेड बोले। इन्हें सेना करते यानी मेकर ऑफ आर्मी का उपाधि साहू जी के द्वारा दिया गया था 1708 में। ये छठे प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में 18वीं शताब्दी में पूरे साम्राज्य की बागडोर संभाली। पीएम के तौर पे इन्होंने मराठा एम्पायर का नॉर्थवार्ड एक्सपेंशन देखा था। इन्होंने भी साहू जी के साथ फर्रुखसियार को मारने में सैयद बंधुओं की मदद की थी और बाद में मोहम्मद शाह रंगीला की मदद सैयद बंधुओं को मारने में की। इनके बाद अगले पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक थे। ये बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे थे, जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही उन्हें सक्सीड किया। इनके अंडर में मराठा साम्राज्य अपने चरम पे था और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारी। इन्होंने निजामुल मुल्क को 2 बार पालखेड़ और भोपाल में हराया था और इसके साथ दोराहा सराय की संधि करके दक्कन के 5 प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी देने पे मजबूर किया। 1722 में इन्होंने सालसेट और बसैन को पोर्टुगीज से लिया। 1728 में इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को सतारा से पुणे शिफ्ट किया। इन्होंने 1737 में दिल्ली पे रेड किया। इनके समय में ही मराठा में कन्फेडरेसी के सिस्टम का शुरुआत हुआ, जिसके अंतर्गत हर एक मराठा चीफ को एक टेरिटरी असाइन की गई थी, जिसको वो ऑटोनोमसली एडमिनिस्टर कर सकते थे। इसी क्रम में 5 मराठा कन्फेडरेसी बनी: पुणे, इंदौर, बड़ौदा, ग्वालियर और नागपुर। पुणे की कमान पेशवा के हाथ में थी, इंदौर होलकर के हाथ में थी। इंदौर में होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भी है, इससे ऐसे इसको याद रख सकते हो। बड़ौदा गायकों के अंदर, ग्वालियर सिंधिया के अंदर, नागपुर का एडमिनिस्ट्रेशन भोसले के हाथों में था। बाजीराव फर्स्ट के बाद जो अगले पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक थे। ये बाजीराव फर्स्ट के बेटे थे और 19 साल के ही उम्र में गद्दी संभाल ली थी इन्होंने। इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, पर ये 1857 की रिवोल्ट वाले नाना साहेब नहीं हैं। 1749 में जब साहू जी की मृत्यु हो गई, तब संगोला की संधि के तहत मराठा कन्फेडरेसी पेशवा के हाथों में पूर्ण रूप से चली गई और छत्रपति पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया। 1752 में बालाजी बाजीराव ने मुगलों के साथ एक एग्रीमेंट किया कि संरक्षण के एवज में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का चौथ
और अजमेर आगरा का टोटल रेवेन्यू मराठा को दिया जाए। इन्हीं के समय में 1761 में पानीपत की तीसरी युद्ध हुई। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट ये युद्ध बहुत ही बहादुरी से लड़ा और दोनों तरफ से मिलाकर लगभग 2 से 5 लाख लोग इसमें मारे गए। हालांकि मराठाज इसमें हार गए और ये वर्डिक्ट बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मराठों के तरफ से सदाशिव राय और विश्वास राव अफगान्स के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। उनके बाद अगले पेशवा बने माधवराव, जो कि 1761 से 1772 तक रहे। इन्होंने मराठा का जो लॉस्ट टेरिटरी थी उसको रिस्टोर करना चालू किया और मुगल इंपेरर शाह आलम सेकेंड, जो कि अब्दाली के डर से भाग गया था, उसको वापस गद्दी पे माधव राव ने ही बिठाया। इनके बाद रघुनाथ राव और नारायण राव पेशवा बने, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे सवाई माधवराव, जो कि 1774 से लेकर 95 तक थे। ये अंडर एज थे, तो इनको हेल्प करने के लिए बार भाई काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें टोटल 12 सदस्य थे। उसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट थे वो थे नाना फडणवीस और महदजी सिंधिया। पहला एंग्लो मराठा वार भी इन्हीं के समय था। फिर थे बाजीराव सेकेंड, ये अंतिम पेशवा थे और इनके समय दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा वार लड़ा गया था। तो अब इसीलिए आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंग्लो मराठा वार को हम लोग देखेंगे। तो पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक हुआ था और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण शुरू हुआ था। मतलब रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, पर फाइनेंस मिनिस्टर नानाजी फडणवीस उन्हें बनने देना नहीं चाहते थे। इसीलिए रघुनाथ राव ने ब्रिटिश की मदद ली और उनके साथ 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया, जिसके कारण पहला एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ। नाना फडणवीस के अंडर मराठा जो फोर्सेस थी वो ब्रिटिशर्स को बुरी तरह हरा दी और 1776 में ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई और 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, जिससे ये युद्ध अंत हुआ। यानी ट्रीटी ऑफ सूरत से युद्ध स्टार्ट हुआ और ट्रीटी ऑफ सालबाई से खत्म हुआ। अब आता है दूसरा एंग्लो मराठा वार, जो कि 1803 में हुआ था और 1805 तक चला था। ये बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। इसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। फिर सब्सिडरी अलायंस और वसैन की संधि साइन हुई थी। साथ ही साथ होलकर्स के साथ ट्रीटी ऑफ राजघाट और भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव भी हुआ। तीसरा और अंतिम एंग्लो मराठा वार 1817 से शुरू हुआ और 1818 में खत्म हो गया। इसको प्रायः पिंडारी वार भी बोल दिया जाता है। पिंडारी मराठा साम्राज्य को लूटा करते थे, लेकिन इसके डिक्लाइन के बाद जब वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो वो ब्रिटिशर्स को लूटने के लिए ट्रूप्स का नेतृत्व किए। ये युद्ध ट्रीटी ऑफ पुणे खत्म हुआ। साथ ही साथ होलकर चीफ और ब्रिटिश के बीच 1818 में ट्रीटी ऑफ मंडसौर भी साइन हुई और बाजीराव सेकेंड को कैप्चर करके बिठूर भेज दिया गया। उनके बेटे नाना साहिब ने फेमस 1857 के रिवोल्ट में कानपुर से हिस्सा लिया था। अब इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य की संपूर्ण सेवा समाप्त होती है। उम्मीद है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं, जो भी जानकारी दी है, वो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद।